हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आपको बहुत बहुत वेलकम है समर्पण क्लासेस एंड लाइब्रेरी में। बिहार पुलिस के ओपन टेस्ट हुआ था 10 जुलाई 2025 को। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन थे उस सभी का 100% ट्रू जो आंसर है उसके साथ हम आपको आंसर की लेके आ गए हैं। तो आप अपना अपना आंसर की मिला सकते हैं। बाकी अदरवाइज आप एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो भी आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांसेज होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा कि मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति है, ये मुख्यतः किससे संबंधित है। तो मनुस्मृति के बारे में आपको बता देते हैं कि ये मनुस्मृति जो है ये पुराना ग्रंथ है। जो इसमें बात जो कहा गया है कि इसमें समाज की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। समाज में कैसे रहना है, मानव के बीच में संबंध कैसा होता है, ये सारी बातें इसमें बताया गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग होता है, कोई बच्चे कानून मारता है तो कानून बिल्कुल आंसर नहीं होगा। ये रिसर्च करके आंसर मैं बता रहा हूँ आपको कि समाज व्यवस्था से संबंधित है। इसको जाके पूरे अच्छे से आप देखिएगा तो इसका आंसर क्या होगा, समाज से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास। कह रहा है कि मगध की जो प्रथम राजधानी था वो कौन सा था। वो गिरिब्रज और जिसको राजगिरी कहते हैं, ये आंसर आपका होगा। गिरिब्रज और राजगिरी, जिसको माने पहले गिरिब्रज कहा जाता था, आज राजगिरी कहते हैं, तो ये सही उत्तर होगा। तो मगध के जो माने प्रथम राजधानी कहाँ पे था, गिरिब्रज और राजगिरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था। कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हो पाया, इसका क्या कारण रहा होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो कारण था ये भारी उद्योगों का अभाव, यानी कि हमारे देश में जो था उद्योग नहीं था, वही उद्योग का अभाव था, जिसके वजह से हम ब्रिटिश को अपने यहाँ पे अलाउ किए, जहाँ पे वो अपना यहाँ पे पैर पसार लिया। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति होगी। माने नीति क्या थी, होगी नहीं, बात पहले की है तो थी होगा पास्ट टेंस में। तो ये होगा कि हमारा जो नीति था वो सक्रिय एवं हस्तक्षेप वाला नीति था। कौन सा नीति था, सक्रिय और हस्तक्षेप वाला। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपना क्वेश्चन मिलाइएगा कि क्या आंसर आप किए हैं। अगला है कह रहा कि महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन का वृतांत है। कह रहा कि ये वृतांत जो है तो इसका संबंध कह रहा कि किस शाखा से है। देखिए महात्मा बुद्ध की दो शाखा होता है, वो हीनयान और महायान होता है। तो कह रहा है इसमें से क्या होगा, तो ये महायान इसका सही उत्तर होगा। महायान इसका सही उत्तर होगा। आगे जो है कह रहा कि इटली के एकीकरण में किस राज ने अगुवाई की थी। यहाँ पे राज, बहुत सारा बच्चे का डाउट था कि यहाँ पे राजा होगा, राजा बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे राज होगा। तो ये राज जो था ये सार्डिनिया पिडमॉट का था। सार्डिनिया क्या था, पिडमॉट का। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा कि भारत पर हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था। किस शासक के समय में हुआ था ये बताना था। अब देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन जो चेंज था इसके वजह से भी बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। तो इसका सही उत्तर आपका होगा स्कंदगुप्त। इसका सही उत्तर क्या होगा, स्कंदगुप्त होगा। आगे क्वेश्चन है जो करा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा नहीं था। इसमें से कह रहा कि कौन सा राष्ट्र ऐसा था जो केंद्रीय शक्तियों का हिस्सा नहीं था, कौन था इसमें। इसका आंसर क्या था, ऑस्ट्रिया, और यहां पे आंसर होगा रूस। इसका आंसर हो जाएगा आपका रूस। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर रूस होगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन जो है आगे करा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता आपको इसमें आपको बताना है कब हुआ था। तो 25 जनवरी 1931 नहीं, 19 फरवरी नहीं, आपको यहाँ पे आंसर 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था।
5 मार्च 1931। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? इसका इसका आंसर हो जाएगा मैकाले। इसका सही उत्तर क्या होगा? मैकाले इसका राइट आंसर होगा। करा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब किया था? अच्छा, करा प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब किया था? तो इसका युद्ध का घोषणा किया था 1914 ईस्वी में। कब किया था? 1914 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन जो है करा दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले क्या थे? करा कि पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ी थी? तो ये बताइए, यहाँ पे था, इसका उत्तर होगा लिबरल पार्टी। इसका सही उत्तर क्या होगा? लिबरल पार्टी इसका राइट आंसर होगा। कह रहा कि न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। यानी कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो था उसमें दो दल के नेता रहते थे, उग्र दल और नरम दल के। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सही माने नहीं शामिल थे, यानी उग्रवाद में कौन शामिल नहीं थे? तो आपको बता दें, लाल बाल पाल आप जानते हैं, लाल बाल और पाल ये तीनों लोग थे, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग थे। लेकिन कौन नहीं थे? तो यहाँ पे गोविंद रनाडे नहीं थे। गोविंद रनाडे इसका राइट आंसर होगा, जो नहीं थे। कर किस मृदा प्रारूप में लोहे की अनुवर्क हो जाती है? अनुवर्क का मतलब है कि उसका उर्वरता खत्म हो जाता है, ये अतिरिक्त मात्रा होने के कारण। तो किस चीज का? कह रहा है कि जो ऑप्शन दिया गया है इसमें किस चीज की माने अधिकता हो जाने से मृदा का जो प्रारूप होगा अनउर्वरक हो जाता है। तो इसमें लेटेराइट आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? लेटेराइट इसका राइट आंसर होगा। आगे कह रहा, किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अच्छा, अर्थशास्त्र का जनक आपसे पूछा जाता तो आप बताते क्या? एडम स्मिथ। तो ये एडम स्मिथ ही बोले थे। कौन बोले थे? एडम स्मिथ बोले थे। आगे क्वेश्चन है, कह रहा धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? कितने दिनों तक रोक सकती है? ये 14 दिनों तक अधिकतम रोक सकती है। ये आपका राइट आंसर है, 14 दिनों तक अधिकतम रोक सकती है। कह रहा कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन कह रहा आसानी से चला जाता, माने आसानी से विदेश से आता है और आसानी से चला जाता है, तो इस प्रकार से कह रहा कि क्या जाना जाता है? तो हॉट मनी उसको कहते हैं। कौन मनी होगा? हॉट मनी इसका सही उत्तर होगा। कह रहा तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या होगा? तो आप देखिए यहाँ पे जो इकाई होगा ये प्रकाश वर्ष होगा। इसका इकाई क्या होगा? प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष मैं आपको बता दिया कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। ये प्रकाश वर्ष जो है एक ईयर में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी है। एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को आप प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो इसका राइट आंसर प्रकाश वर्ष होगा। कर आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? ये सही उत्तर आपको बताना है कि ये कब हुआ था। तो ये हुआ था, इसमें आपका आंसर हो जाएगा 1943, 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? बीचों बीच बोला है, तो बीचों बीच आपका मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। यदि यही क्वेश्चन बहुत बच्चे झारखंड किए थे तो झारखंड इसका आंसर नहीं होगा। झारखंड में एक राजधानी रांची पड़ता है, झारखंड की राजधानी। तो कर्क रेखा झारखंड के राजधानी यानी रांची से होकर गुजरता है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की बात जो करा जाएगा तो छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और कौन सा होगा? जो टाइम लाइन होता है, यानी कि हमारा जो टाइम लाइन होता है वो और कर्क रेखा दोनों काटता है वहां पे। ठीक है, तो अब देखिए आगे जो होगा आपका जो क्वेश्चन है, कह रहा कि इंडिपेंडेंस
नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? तो इंडिपेंडेंट नाम के जो किया गया था ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। करा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था, या खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना था, आसानी से कृषि ऋण, ये कृषि ऋण से संबंधित नहीं है, या आपका ये वाला नहीं होगा। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर होने वाला है। सी आपका सही उत्तर होगा। आगे कह रहा है कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन होगी? कह रहा है कि अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है भारत की सबसे बड़ी, ध्यान दीजिए यहां पे कंफ्यूजिंग टर्म होगा। प्रायद्वीपीय भारत की कह रहा है, तो प्रायद्वीपीय जो नदी होता है, दो नदी है बड़ों में, एक आपको गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी, और दूसरा जो नदी है बड़ी में कर रहे हैं नर्मदा है। ताप्ती नहीं आंसर होगा। तो ये जो गोदावरी नदी है ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बंगाल के खाड़ी में। और नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में जाके गिरती है। अरब सागर आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा होगा। बहुत सारा बच्चे ताप्ती आंसर किए हैं, ताप्ती बिल्कुल नहीं होगा। ताप्ती गिरती है अरब सागर में, लेकिन सबसे बड़ी नदी नहीं है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? किस प्रकार का वन होता है जो सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये कहिएगा उष्णकटिबंधीय वन, पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में पाया जाता है। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? स्वर्ण सिंह समिति का जो संबंध है ये है मूल कर्तव्यों से। किससे है? मूल कर्तव्यों से है स्वर्ण सिंह समिति का संबंध। ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि कांग्रेस की जो कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कांग्रेस की कार्यकारी समिति जो थी, कार्य समिति में भारत का विभाजन कब प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था 14 जून 1947। यहां पे आंसर आपका हो जाएगा 14 जून नहीं होगा, बल्कि ये होगा 19 जुलाई 1947 को। यदि 18 जुलाई देगा तो आप 18 जुलाई आंसर कर लीजिएगा। ठीक है। आगे जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा कि मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच लगता है? तो किन दो देशों के बीच लगता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रूस और फिनलैंड के बीच में लगता है। तो यानी कि ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है, आप यहां पे देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है वो आप पूरा चार्ट देख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा कि मृत घाटी, यानी कि मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? तो ये आपको अत्यधिक उष्णता के लिए प्रसिद्ध है। मृत घाटी को मैं आपको बता दूं, मृत घाटी को आप मृत सागर से कंफ्यूज मत कीजिएगा। यदि मृत सागर से कंफ्यूज करते हैं, यदि मृत घाटी को मृत सागर आप समझ लेंगे, तो मैं कंफर्म कहता हूं कि आप मारिएगा ये वाला आंसर, लेकिन ये गलत हो जाएगा। तो मृत सागर को मृत घाटी से कब्बो लिंक नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। करा सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण आपको लगता है, आप देखिए, जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है। जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब आपको सूर्य ग्रहण लगता है। कह रहा कि भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो यहां पे कहिएगा एन.जी. रंगा के द्वारा किया गया था। एन.जी. रंगा के द्वारा किया गया था। मैं आपको बता दूं कि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डिस्कशन डेप्थ में नहीं कर रहा है, और ये डिस्कशन आपको डेप्थ में कराया भी नहीं जा सकता। 100 क्वेश्चन है। ठीक है। तो आप देख लीजिए लास्ट तक। भारतीय करा की आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष किया गया था? जो भारतीय आयात निर्यात की जो स्थापना हुआ है बैंक का, वो 1928 ईस्वी में किया गया है। कब किया गया? 1928 ईस्वी, 1982, सॉरी 1982 में किया गया है, 28 नहीं, 1982 में किया गया है। कह रहा कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो कह रहा है यहां पे जीएनपी में, कह रहा निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया गया है? किसको शामिल नहीं किया गया है? यानी कि अब कह रहा कि जो जीएनपी होगा उसमें शामिल क्या नहीं किया गया है?
विदेशी निवेशियों की आय को शामिल नहीं किया गया है। विदेशी जो निवेशी हैं यहाँ पे उनका क्या इनकम है ये शामिल नहीं किया गया है। कह रहा कि हाल ही में आईपीएल में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं। ये सभी लोग जानते होंगे कि ये बिहार के सीतामढ़ी से हैं, समस्तीपुर जिले से, वैभव सूर्यवंशी। ठीक है। कह रहा कि हेनले एंड पार्टसन की न्यू वर्ल्ड हेल्थ वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है। दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है वो मोनाको है। दुनिया का सबसे महंगा शहर कहाँ पे है? मोनाको है। और आप ये बताइएगा कि ये किस देश में है, आप कमेंट में कर दीजिएगा कि किस देश में है। कह कि हाल ही में केंद्र सरकार ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के अंतर्गत किसे शामिल किया है। किसे शामिल किया है ये बताना है आपको। तो आप ये कहिएगा 14C आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। आगे कह रहा कि हाल ही में दिग्गज फिल्म निर्माता ताजी एन करुण का निधन हो गया। वो कहां से थे? वो आपके केरल से थे। कहां से थे? केरल से थे। आगे क्वेश्चन है, कह रहा कि हाल ही में चर्चा में रहे 52 मोबाइल एप्लीकेशन का संबंध किससे है? यह भी आपका करंट अफेयर से है। यह समुद्री जनगणना से है। यह क्या है? समुद्री जनगणना से इसका संबंध है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में मार्क कॉर्नी ने किस देश का संघीय चुनाव जीता है। किस देश का संघीय? तो ये कनाडा के हैं। यह भी आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब आपको यहां पे जो इंग्लिश का क्वेश्चन है इसमें क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, यानी कि प्रीपोजिशन इसमें भरना है। कह रहा कि मिस्टर राव पुट हिज होल लाइफ। यहां पे क्वेश्चन आपका इसमें कुछ छूटा है, मिसिंग है। होल लाइफ इन वर्क लास्ट में है शायद। आंसर यहाँ पे शायद वर्क होगा। तो यहाँ पे एक मिनट सुन लीजिए, मैं यहाँ पे मिसिंग है। तो कह रहा कि मिस्टर राव पुट हिज होल लाइफ, यहाँ पे आंसर होगा इनटू द वर्क। यानी कह रहा है, ध्यान से सुनिए, ये प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशन इन और इनटू बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज करता होगा। तो इन और इनटू में बात ध्यान रखिएगा, जहां पे स्थिर होगा, जो वस्तु स्थिरावस्था में होगा, जैसे मैं रूम में हूं तो आई एम इन द रूम लिखूंगा। मैं कहूंगा वह रूम में आ रहा है, तो वो रूम में आ रहा है ना, तो बाहर से आ रहा है, वो मोशन में है, गति में है, तो वहां पे इंटू होगा। वहां पे इंटू होगा। बात समझ लीजिएगा, यहाँ पे रेस्ट और मोशन की बातें है। इंटू हमेशा होगा मोशन में। वो कह रहा है कि आपने पूरे लाइफ किस में लगा दिया? काम में लगा दिया। वो गति में, वो काम में लगा है, तो इसलिए इंटू होगा। ये बात थोड़ा समझिएगा इंग्लिश में। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, टू टेक द बल बाय द हॉर्न द वर्क। इसमें क्या करना है आपको? इसका मतलब बताइए, बताना है। इसका आंसर हो जाएगा टू फेस द डेंजर। टू टेक द बल बाय द हॉर्न ऑफ द वर्क, माने इसका मतलब क्या है? तो कह रहा है कि आपको ये करना है हॉर्न ऑफ द वर्क, यानी कि आप फेस कर रहे हैं, डेंजर फेस कर रहे हैं, यानी खतरों से आप खेल रहे हैं। ये आपका राइट आंसर होगा, खतरों से खेलने का मतलब। ठीक है। हॉर्न माने क्या होता है? सींग होता है। बल माने क्या होता है? सांड होता है। तो यानी बैल के आप जाके वहां पे आप माने सींग की बात करेंगे तो फिर आपको डेंजर, मतलब आप सोचिए कि डेंजर से खेल रहे हैं, खतरों से आप खेल रहे हैं, तो इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है। करे चूज द सिनोनिम से ऑफ रिकैल्सिट्रेंट। ये इसका आंसर क्या होगा? आप क्या कमेंट किए हैं तो आप इसका देखिए। कह रहा कि रिकैल्सिट्रेंट का मतलब जो होगा ये होगा डिफिएंट। इसका आंसर क्या होगा? डिफिएंट होगा। सिनोनिम्स के मतलब होता है समानार्थक शब्द, और समानार्थक शब्द आपको यही होगा। आगे जो क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा कि व्हाट इज द एंटोनिम्स ऑफ ऑब्सिक्यूस। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा असर्टिव्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? असर्टिव्स होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, करा कि निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, ये कौन सा होगा? आपका बुंदेली है, ब्रज है,
अच्छा, यहाँ पे बघेली भी है, आपका कौन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो बोली नहीं है तो देखिए, बुंदेली है, ब्रज भी है, कनौजी भी है, यानी बघेली आपका राइट आंसर होगा, बघेली नहीं है, बघेली आपका उत्तर नहीं है। आगे कह रहा है देवनागरी लिपि के विकास का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा होगा? देवनागरी लिपि का सही क्रम बताना है, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो देखिए, देवनागरी लिपि में सबसे पहले ब्राह्मी लिपि आता है, उसके बाद गुप्त लिपि आता है, फिर देवनागरी लिपि माने नागरी लिपि आता है, उसके बाद देवनागरी लिपि चलता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे करा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? अकर्मक क्रिया का किस में प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया आपको, बालक बहुत देर से रो रहा है, बालक बहुत देर से रो रहा है, यहां पे अकर्मक क्रिया है। करा कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ, ठीक है, कहाँ स्टॉप हुआ है? नहीं, चालू है। कोई व्यक्ति किसी का मार्गदर्शक कैसे कर सकता है? जब वह स्वयं ही मार्ग से खाली स्थान है, क्या होगा? अनभिज्ञ होगा कि अवगत होगा, या अज्ञात होगा कि अभिज्ञ होगा? यानी अनभिज्ञ होगा, अनभिज्ञ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कह रहा कि दो संख्याओं का अंतर, अब देखिए आपको ध्यान से अब समझना होगा, मैथ वाला क्वेश्चन है और सभी बच्चों को मैथ में दिक्कत हो रहा होगा, तो ये ध्यान से समझिएगा, इसको तो डिटेल्स में बताना पड़ेगा। तो एक बात समझिए, कह रहा कि दो संख्याओं का अंतर इतना है और बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर 6 भागफल और शेष 25 मिलता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? अब देखिए, इस आंसर में जो आपको आंसर आएगा वो सबसे छोटी संख्या होगा। यदि मैं ऐसा मान लेता हूं, यदि ऐसा मैं मान लेता हूं कि इसमें ऑप्शन, मान लीजिए कि ऑप्शन से मैं जाता हूं, ऑप्शन से मैं जाता हूं, मैं ऐसा मान लिया, मैं ऐसा मान लिया आपको कि 250 हमारा सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो आप कहिएगा कि सर अंतर जो दिया है 1375 अंतर है, इसका मतलब कि इसमें आप जोड़ दीजिएगा तो ये सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? तो ये आप जोड़ दीजिए इसमें, तो 5 आप कह दीजिएगा। अच्छा, 5 3 8 कह दीजिएगा, 7 आप 5 12 कह दीजिएगा, 12 हो गया, 7 5 12 और 3 2 5 1 6, यानी 1625 हो जाएगा। तो 1600 मैं कह रहा हूं कि सबसे छोटी संख्या 250 हो गया और सबसे बड़ी संख्या 1625 हो गया, इन दोनों का अंतर देखिएगा तो इतना है। ये अभी तक क्लियर हो रहा है? अब कह रहा है किससे भाग करनी है? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करना है, यानी कि जो बड़ी संख्या है उसके छोटी संख्या 250 से आप भाग कीजिएगा, तो आप देख लीजिए कि क्या आपको 6 शेष बच रहा है और ना 25 शेष बच रहा है और 6 भागफल हो रहा है। तो आप देखिए 2 से आप 6 बार में कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 2 से 6 बार में कटाइएगा 200 रहता, 6 बार में कटाइएगा तो 1200, और 50 को 6 बार करिएगा तो 300, 1500 हो गया, बचा 125। तो 125 शेष बच रहा है, आपको 125 शेष बच रहा है, इसका मतलब कि 25 शेष नहीं बच रहा, 100 ज्यादा बच रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, यानी कि ये आंसर नहीं बचेगा। अब यदि मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 270 ले लेता हूँ, ऑप्शन बी ले लेता हूँ, और इसमें 1375 आप जोड़ते हैं, तो आपको क्या आ जाएगा? 1375 जोड़ते हैं 70, यानी 20 अधिक आएगा, यानी कि ये 1645 आ जाएगा, 1645 आ जाएगा। अब ये 1645 में आप 250 से आप भाग करिएगा, 1645 में 250 से आप भाग कर लीजिए, 270 कीजिएगा, छोटी संख्या 270 माने हैं, तो ये भाग कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा? 6 शेष आएगा, और मैं 6 भागफल आएगा और 25 शेष आएगा, तो इसका सही उत्तर ये वाला हो जाएगा। एक बार फिर से समझा देते हैं, बाई ऑप्शन आपको जाना है। सबसे देखिए 1375 आपको अंतर दिया है, यानी दो संख्याओं का अंतर है, और सबसे छोटी संख्या पूछा है, यानी जो आंसर में आएगा सबसे छोटी संख्या आएगा,
इसका मतलब कि इस अंतर में आप सबसे छोट संख्या जोड़ देंगे तो सबसे बड़ संख्या मिल जाएगा। तो मैंने बोला कि 270 सबसे छोट संख्या है और 1375 यदि अंतर है तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा बड़ा नंबर 1645 मिलेगा और उसमें 270 से हम भाग करते हैं तो मेरे पास भागफल में 6 और शेषफल में 25 आ जा रहा है, इसीलिए राइट आंसर 270 होगा। सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चन देख लीजिए। अगर एक वृत्त की एक जीवा उसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर के बराबर है, मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां से मैं एक वृत्त लेता हूं, ठीक है, और इसका मैं सेंटर यहां पे मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं कि ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, इसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर का है, 9 सेंटीमीटर का है, करा तो इसका जीवा भी 9 सेंटीमीटर होगा, तो यहां पे हम जीवा एगो खींच देंगे 9 सेंटीमीटर का, ये भी 9 सेंटीमीटर मैंने कर दिया। अच्छा, उसके बाद जब आप केंद्र से मिलाइएगा ना परिधि को, तो ये भी क्या होगा, त्रिज्या ही होगा, तो ये भी 9 सेंटीमीटर होगा। मेरे भाई जब ये 9 सेंटीमीटर तीनों भुजा हो गया, तो मान लीजिए कि ABC एक समबाहु त्रिभुज हो गया और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये कोण कितना होगा, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, समबाहु है तो तीनों कोण बराबर। इसका मतलब है कि राइट आंसर 60 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या है, राइट आंसर क्या होगा, 60 डिग्री होगा। आगे कह रहा कि एक सामान्य सिलेंडर की त्रिज्या क्या है जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और घुमावदार सतह का क्षेत्रफल इतना है, यानी कि क्या दिया है आपको, ये कौन सा क्षेत्रफल दिया है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहिएगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, पृष्ठ क्षेत्रफल किसका है, ये बेलन का है, सिलेंडर का है, बेलन का। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। ध्यान से सुनिए, ये क्षेत्रफल आपको दिया है 1386, कितना दिया है, 1386, 2 पाई R 22/7 कर लीजिए। R का वैल्यू आपको बताना है, 21 सेंटीमीटर हाइट दिया है, तो आप कटा लीजिए इसको, आप R बराबर आप कर लीजिए 70 का 21 हो जाएगा, 3 बार में कटेगा। अच्छा 3 बार में कटेगा, 3 से ये कटाइएगा तो 12 18, 3 से ये कट जाएगा। आप ध्यान से देखिए, ये 3 से हम कटाते हैं तो 3 चौके 12, 3 छक 18, कितना हो जाएगा, 3 दूनी का 6, ये हो गया। अब 2 से देखिएगा तो कट जाएगा, 2 से कटाइएगा तो 2 3 और 1, यानी कि आपके R बराबर जो आ जाएगा मेरे भाई, यह आ जाएगा 231/22। यदि ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, भाग में आपको टाइम नहीं देना है। यदि हम 10, यदि 220 होता तो 10 बार में कटता, लेकिन 11 ज्यादा है, यानी कि 10 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, 10.5 आंसर होगा, तो यानी यहाँ पे है। अब सुनिए एक बार, 10.5 ही कैसे होगा, 22 से आप यदि 220 ऊपर होता, 220 ऊपर होता तो 22 से भाग करते 10 बार कटता, 11 ज्यादा है यानी कि आधा ज्यादा है, 22 होता तो एक बार में कट जाता, 11 ज्यादा है तो 0.5 में कटेगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि जिसमें Q एक वृत्त का व्यास है। तो ध्यान से सुनिए, चक्रीय चतुर्भुज कब बनता है, वृत्त के बीच में। कह रहा है कि Q व्यास है, तो ले लीजिए, मैं यहां से व्यास ले लेता हूं, यहां से Q मैं व्यास ले लिया, ठीक है, और व्यास जो लिया मैं, ये क्या कर लिया मैंने, Q व्यास ले लिया है, Q, और PQRS है, तो यानी कि P यहां पे आएगा, P आपको यहां पे आएगा, जो मैंने ऐसे यहां से आपको मैं P बना दिया। अच्छा, P यहां पे आ गया, तो कर P और S भी स्थित है कहां पे, माने वृत्त पे स्थित है, तो मैं कह रहा हूं कि यहां से एक और लाइन ले लेता हूं, तो ये कहिएगा कि आप क्या आ जाएगा, ये PQR और यहाँ पे S आ जाएगा। ये हमारा चतुर्भुज बना नहीं है अभी, चतुर्भुज अब बनेगा, यहां से हम बनाएंगे, ये हमारा चतुर्भुज अब बन गया है। ठीक है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि जो कोण है QSP, ध्यान सुनिए, जो कोण है QSP, और QSP तो अभी कोण नहीं बन रहा है, लेकिन इसको हमें बनाना पड़ेगा, तो यहां से इसको मिलाएंगे। जब इसको मैंने मिलाया तो अब देखिए यहां पे कोण एक बन रहा है QSP, यानी कि ये वाला कोण आपका बना है कितना, 27 डिग्री। ध्यान सुनिए, ये कितना बना है, 27 डिग्री बना है। और कह रहा है कि जो SQR है, कोण देखिए यहाँ पे SQR 44 डिग्री है, यानी SQR ये कितना है, ये 44 डिग्री है, कितना है, 44 डिग्री है।
क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा कि पी क्यू एस का मान बता दीजिए। पी क्यू एस का मान बताना है मेरे भाई, आप आंसर इसका बताना है, इसका आंसर आपको बताना है कि ये कितने होगा, कितना होगा। आप ध्यान से सुनिए। आप, मैं कह रहा हूं कि ये वाला लाइन को आप थोड़ी देर के लिए देखिए, इस लाइन को थोड़ी देर के लिए आपको ध्यान देना होगा। मैं ये वाला ले लेता हूं। ये देखिए व्यास से जाता हुआ लाइन, ये दो लाइन वृत्त के परिधि पे जो कोण बनाता है, ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है। ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है। इसका मतलब ये है कि ये कोण हमारा कितना हो गया, ये कोण हमारा 90 डिग्री हो गया। और देखिए जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज, इसमें क्या होगा कि आमने सामने के भुजा के जो होता है, ऐसे डायगोनल जो एंगल होता है, यानी कि आमने सामने वाला कोण का जो 180 होता है। तो मैं कह दिया कि 27 डिग्री आप प्लस 90 डिग्री आप प्लस 44 डिग्री आप प्लस, मैं इसको x मान लिया, x बराबर कितना होगा 180। अब यहां से यदि x का वैल्यू आप निकालिएगा तो 90 घटाइएगा तो 90 बचेगा, और 90 में से आप इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा आपको, 7 4 11 यानी 71 होगा। 71 घटाइएगा तो ये कितना बच जाएगा मेरे भाई, आप कहिएगा 19 डिग्री आपका आंसर बच जाएगा। ये x का मान 19 डिग्री होगा। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देख लीजिए। आगे जो क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है, करा कि 40 लीटर का एक बिलियन है। मान लो कि आपके पास 40 लीटर का बिलियन है, और करा कि उसका 48% अम्लीय द्रव को, करा कि उसके माने 40 लीटर का कितना 48%, ये कह रहा है 48% का मतलब बट्टा में 100 होता है। आगे मैं इसको करता हूं, किसके बराबर है, तो ये कह रहा है कि 40% अम्लीय का, 40% के मतलब है 40 बट्टा में 100। द्रव बनाने के लिए 40% द्रव बनाना है, किसका, जो बिलियन आपका है 40, उसमें पानी कितना मिलाएंगे, मान लीजिए कि x पानी मिला रहा हूं, 1 लीटर पानी मिला रहा हूं, ये आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, आप 40 40 यहां से कटाइए, 100 100 यहां से कटाइए, तो आप कहिएगा 48 बराबर होगा 40 प्लस का x, इसलिए आपको x बराबर हो जाएगा 48 माइनस 40 बराबर हो जाएगा 8 लीटर, यानी कि 8 लीटर इसका राइट आंसर होगा, ये सही उत्तर होगा। ये बात सबको क्लियर हो गया। अब आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन, करा कि ताश के पत्तों की एक गड्डी से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जा रहा है। अब मैं आपसे कहूं कि पूरे ताश के जो गड्डी होता है, इसमें कितने होते हैं पत्ती, 52 पत्ती होते हैं, और कह रहा है इससे ना केवल एक पत्ता निकालना है, केवल एक पत्ता आपको निकालना है। और वो पत्ता निकालना है तो कह रहा है कि उसका क्या, इसकी क्या प्रयोगता है कि निकाला गया पत्ता न तो पान का हो और न ही बादशाह हो, एक पत्ता निकाला गया है। अब सुनिए ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं कि 52 पत्ता में 4 प्रकार के पत्ता होता है, 4 प्रकार के पत्ता होता है, और चारों में 13 13 सब पत्ता होता है। 13 13 क्या होता है, सब पत्ता होता है। तो 13 पान का भी होगा और 13 पान का होगा, माने निकालेंगे तो 13, तो ये प्रोबेबिलिटी आता है कि वो पान का होगा, लेकिन 13 में एक बादशाह आ चुका है, एक बादशाह आ चुका है, बादशाह 4 होता है, तो एक 3 और होगा, बादशाह 3 और होगा, इसमें इंक्लूड हो गया है 13 में एगो, तो 3 गो अब बादशाह है, तो टोटल कितना हो गया 16। यानी कि प्रायिकता ये है 16 ऐसा कार्ड होगा, या तो वो बादशाह हो सकता है या तो पान का हो सकता है। ये बात क्लियर है। ये तो होने की प्रायिकता है 16, लेकिन करा न होने की क्या प्रायिकता है, तो टोटल 52 में से हम कितना घटा देंगे 16, हमारे पास बचेगा कितना भाई 36 बचेगा। अब 36 न होने की प्रायिकता निकालना है, तो टोटल 52 से भाग कर देंगे, तो ये 9 बाटा में क्या हो जाएगा 13, यानी 9 बाटा 13 आपका राइट आंसर होगा। 36 कट जाएगा किससे, 4 से, और 4 से 52 कट जाएगा 13 बार में, यानी कि 9 बाटा में आपका ये हो जाएगा। ये सभी को क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है मुझे कि सबको क्लियर हो रहा होगा। आप देख लीजिए, करा कि एक थैले में 305 रुपए की राशि रखा गया, जिसका अनुपात है, कितना अनुपात है भैया, 4 अनुपात है, 5 अनुपात है और 7 अनुपात है। इस अनुपात में क्या रखा गया, एक थैले में इस अनुपात में कुछ सिक्का रखा गया, उस सिक्के का नाम दिया है, सिक्के का नाम क्या दिया है,
कह रहा है कि जो 4 अनुपात में है, 4 भाग में जो है वो 25 पैसे वाला है, 25 पैसा वाला, ध्यान रखिएगा। 5 रेशियो में जो है वो 10 पैसे वाला है, और जो 7 रेशियो में है वो कितने है, 50 पैसे वाला है। मैं कह रहा हूं कि रुपया में जब हमारा दिया है, टोटल थैला में रुपया है, इस रेशियो को मैं रुपया में बदल लेता हूं। कहिएगा हाँ सर बदल लीजिए। तो मैं इसको जब बदलूंगा, मैं रुपया में जब बदलूंगा तो 4 रेशियो में है, लेकिन बताइए 25 पैसा वाला रुपया में बदलेंगे तो कहिएगा 25/100 होगा, यानी कि 1/4 आएगा। अच्छा, अनुपात इसको ऐसे ही लिखते हैं, 10 पैसा वाला कर 1 रुपया में कितना होगा, माने 10 पैसा को रुपया में बदलिएगा तो आप कहिएगा 10/100 यानी कि 1/10 होगा। अब कहिएगा 7 जो रेशियो में है, 50 पैसा वाला सिक्का है, और 50 पैसा को रुपया में बदलिएगा तो डायरेक्ट मैं करता हूं कि 1/2 होगा। अब आप कटा लीजिए इसको, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी का 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 7/2, तो 1/2 अनुपात 7/2 होगा, ये दिया है। अब ये टोटल अनुपात आप जोड़िएगा, मैं सिंपल आपको कैलकुलेशन से बचा रहा हूं। ये 1 है, ये आधा है, ये 3.5 है, तो 3.5 में आधा दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और 1 उसमें और जोड़ दीजिएगा 5 होगा। ये टोटल रेशियो 5 आ गया। इस 5 का वैल्यू दिया है 305, इस 5 का वैल्यू कितना दिया है 305, तो 1 का वैल्यू, 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 61 होगा। आप भाग कीजिएगा तो 61 आएगा, और 61 1 रेशियो का भाग आ गया है, 61 1 रेशियो का भाग है मेरे भाई। अब आपसे पूछा है आपका 25 पैसा वाला सिक्का कितना होगा, तो 25 पैसा का रेशियो कितना है 4, तो यहाँ पे आप 4 से गुना करा दीजिए, तो 4 से गुना कराइएगा तो 244 आ जाएगा। अब सुनिए 61 में आप देखिए 10 पैसा वाला का रेशियो कितना है 5, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 61 होगा। 61 1 रेशियो का मान कितना है 61 आया है, 61 में 5 से गुना कराइएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा 305 आ जाएगा सर। और फिर 61 है, और हम कह रहे हैं 50 पैसे वाला का रेशियो कितना है 7, तो यहाँ पे 7 से गुना करा देंगे तो आप कहिएगा 427 होगा सर। तो आप देख लिए 244, 305 और 427 इसका राइट आंसर होगा। आप सभी को क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि सभी को बेहतर ढंग से माने क्लियर हो गया होगा मैथ जो सेट किया था क्वेश्चन। अब आइए कुछ क्वेश्चन आपको करते हैं बायोलॉजी के। क्वेश्चन है कह रहा कि मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है। देखिए जो कोयला खदान की तरफ होते हैं तो उनके खदान से जब पानी निकलते हैं ना, तो उसमें कुछ आपको केमिकल मिलता है, केमिकल मिलता है, और पानी के द्वारा जो हमारी जैसे जो महिलाएं होती हैं, माँ होती हैं, बहन होती हैं, जो प्रेग्नेंट अवस्था में होती हैं, और उनके खाने पीने में कहीं भी नाइट्रेट का मात्रा, नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में, माने नाइट्रेट की अधिकता यदि हुआ तो उनका जो बच्चा होता है उसका बच्चा का कोई पार्ट, कोई भाग नीला पड़ जाता है, उसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है, एक रोग है ये। तो ये माता यदि खाती हैं, नाइट्रेट लेती हैं किसी भी माध्यम से, उनमें अधिक हो जाता है, तो बच्चे में क्या होगा, यहाँ पे बेबी से देखिए बच्चों में रोग होता है, बेबी लिखा हुआ है, तो ये नाइट्रेट की अधिकता से होगा। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, नाइट्रेट होगा। ठीक है, आगे देख लीजिए, कहा कि पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है। पसीनों के ग्रंथियों का, पसीने की ग्रंथि जो होता है उसका मुख्य कार्य क्या है, तो इस शरीर का तापमान पर नियंत्रण करता है। यदि पसीने का ग्रंथि नहीं होगा तो हमारा शरीर का तापमान कैसे नियंत्रित होगा। आप ये जानते हैं जब शरीर में तापमान आपका बढ़ जाता है, बुखार लग जाता है, फीवर हो जाता है, तो पसीना बाहर निकलता है, स्वेट बाहर निकलता है, तो पसीने की ग्रंथियों से होता है, वहीं से ताप आपका नियंत्रित होता है। यदि पसीना नहीं निकले तो आपका ताप कंट्रोल नहीं होता है। अब सुनिए, बुर्ज जो अभिक्रिया है इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त क्या होता है। तो ये देखिए, इस एल्केन को यहाँ पे प्राप्त किया जाता है, एल्केन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। लेकिन जो एल्किल क्लोराइड होता है, एल्किल क्लोराइड के मतलब कि कोई एक फंक्शनल ग्रुप रहेगा, इसके साथ क्लोरीन आप मिला के अभिक्रिया कराते हैं एल्केन प्राप्त करने के लिए, तो ये जो है हमारा अभिकारक होगा, इससे अभिक्रिया हम कराएंगे। एल्किल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं एल्केन प्राप्त करने के लिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर एल्केन होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा।
लेकिन अभिकारक एल्किल क्लोराइड होगा, ये ध्यान रखना होगा। आप कमेंट में कर दीजिएगा, इसका पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, तो आप मुझे बता दीजिएगा, इसका पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन मैं बना दूंगा कि जितने भी अभिक्रिया है उस सभी पे मैं बता दूंगा। वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं जल्दी में करूंगा। तरह निम्नलिखित में से किस रंग का परिकीर्णन सबसे ज्यादा होता है? तो आपको मैं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं समय लूंगा। ये ट्रेंगल मैंने ऐसे बनाया, ठीक है, और ट्रेंगल बनाने के बाद मैं कह रहा हूं कि ये श्वेत प्रकाश यहां से आएगा, और श्वेत प्रकाश आने के बाद ये 7 भाग में ऐसे विभक्त हो जाएगा। इस प्रकार से आपको 7 भागों में विभक्त होगा इस तरह से, और ये जो विभक्त होगा 7 प्रकार से, तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप कहते हैं दृश्य प्रकाश, इसको कहते हैं दृश्य प्रकाश। और ये दृश्य प्रकाश है या श्वेत प्रकाश भी आप कह सकते हैं इसको, आप इसको श्वेत प्रकाश भी बोला जाता है इसका, जो यानी श्वेत प्रकाश के मतलब कि जो हमारे सन से मिलता है। अब ये मिलेगा तो भाई इसमें हम कह रहे हैं कि 7 कलर फेंकता है। ये न्यूटन ने पहले प्रमाणित किया था, प्रिज्म से गुजार के वो श्वेत प्रकाश को दिखाया कि 7 कलर का होता है। इसका नाम होता है भीप गेयोर। इसका नाम क्या हो जाएगा? भीप गेयोर होता है। भीप गेयोर के मतलब कि ये हो गया बैगनी, और ये हो जाएगा लाल। बाकी आप देख लीजिएगा, टाइम ज्यादा हम नहीं लेंगे। जैसे ऊपर आप जाइएगा तो मेरे भाई तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। क्या होगा? तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, यानी तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। और जिस प्रकार से आप नीचे आइएगा तो आप कहिएगा अपवर्तनांक आपका बढ़ेगा, अपवर्तनांक आपका बढ़ेगा। और अपवर्तनांक, इसमें प्रकीर्णन की भी बात कर रहा है, तो यहाँ पे प्रकीर्णन, जितना अपवर्तनांक ज्यादा प्रकीर्णन होगा उतना ही ज्यादा, तो इसमें बैगनी राइट आंसर होगा। इसमें सही उत्तर क्या होगा? बैगनी राइट आंसर होगा। तो ये बात समझ आ गया होगा। तो आपको बैगनी का प्रकीर्णन ज्यादा, बैगनी का अपवर्तनांक ज्यादा, लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, इसीलिए वो इंडिकेटर के रूप में यूज किया जाता है, ट्रैफिक लाइट पे सिग्नल में यूज होता है, ठीक है। कह कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए यहाँ पे दिए गए ऑप्शन आप गूगल पे करिएगा, कहीं भी करिएगा, इस ऑप्शन में आपको दिया नहीं है, और जो आंसर इसका होगा वो ऑप्शन में नहीं है। तो ये कॉकरेल नाम के ये जो वैज्ञानिक थे, ये किए थे। ये माने आपको ऐसा नहीं हेलीकॉप्टर था कि जो आपको बहुत लंबी उड़ान भरता, ये घरेलू में मैंने पहली बार उड़ान भरे, अपने लोकल एरिया में उड़ान भरे। ये कॉकरेल नामक वैज्ञानिक सबसे पहले ऐसा किए थे। तो यहाँ पे क्या होगा? कॉकरेल आपका राइट आंसर होगा दिए गए ऑप्शन के हिसाब से। अच्छा, बहुत बच्चे यहाँ पे ब्रिक वेट मारेंगे, तो ब्रिक वेट आपको बता दें ये जेट इंजन के आविष्कारक थे, जेट इंजन उसने आविष्कार किया था, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है करा कि एक निबल कितने बीट के बराबर होता है, उसमें बीट कितना होता है? तो इसका सही उत्तर आपका होगा 4। इसमें 4 बीट के बराबर होगा। करा कि किसी पतली स्वर्ण पर्णिका यानी पानी से कणों का प्रकीर्णन किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? किसकी उपस्थिति का संकेत करता है? ये करता है भैया किसी परमाणु के केंद्र में धनावेशित नाभिक, ये संकेत करता है। ये रदरफोर्ड किया था, आपको याद होगा कि उस पे नाभिक पे बौछार कराया था अल्फा कण के, तो वो बाहर भाग रहा था, तो उसको लगा कि यहाँ पे है। इसका कहानी लंबा है, ये भी हम, आप चाहिए आपको तो आप बताइएगा, ऐसे ऐसे टॉपिक हम लेके आ जाएंगे। 62 नंबर क्वेश्चन है, करा यदि पतली स्वर्ण, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। अच्छा, 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ के यानी कि जो आपके शरीर को रक्षा प्रदान करता है वो होगा विटामिन। आप देखिए, आपको माने इसमें विटामिन, प्रोटीन होता है जो आपको सेल फॉर्मेशन के लिए चाहिए होगा, कार्बोहाइड्रेट जो है आपको क्विक एनर्जी देने के लिए चाहिए होगा, फैट जो है वो लंबे समय तक एनर्जी देने के लिए होगा। तो विटामिन आपको रोगों से बचाता है, यानी कि आपको रक्षात्मक पदार्थ है आपके शरीर के लिए। दाब का कह रहा विमीय सूत्र क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत है, मैं दाब का ऑप्शन बता देता हूं कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा में क्षेत्रफल। मेरे भाई आप समझिए, मैं आपको शॉर्ट में करता हूं इसको। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण,
F बराबर M। क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर आप कहिएगा। तो मीटर नहीं, लंबाई के स्क्वायर आप कर लीजिए, अब यूनिट में बदल लेंगे, एल स्क्वायर आप कह लीजिएगा। अब मैं कह रहा हूं कि एम क्या है, द्रव्यमान है, तो उसको किस में मापिएगा, केजी में। त्वरण है तो उसको कहिएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में। और मेरे भाई यहाँ पे लंबाई है, इसको कहिएगा तो किस में, मीटर स्क्वायर में। आप इसको ऊपर लेके जाइएगा, एगो मीटर ऊपर है, 2 गो नीचे है, तो एगो माइनस के बचेगा और सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए। अब ध्यान से सुनिए, मैं बीमीय सूत्र निकालने का, मेरे जो आईएससी का बैच होगा उसमें आप बीमीय सूत्र वाला देख लीजिएगा, समर्पण बोर्ड ज्ञान पे जाके, तो आपको कब्बो बीमीय सूत्र में कहीं दिक्कत नहीं होगा। मैं कह रहा हूं कि ये बताइए द्रव्यमान किसका माप है, तो कहिएगा केजी किसका माप है, द्रव्यमान का। और द्रव्यमान का माप है तो द्रव्यमान को आप इंग्लिश में मास लिखते हैं, और इसके लिए बीमीय सूत्र में एम आता है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। अब मीटर किसका माप होता है, लंबाई का, लंबाई के पहला लेटर एल होता है तो एल आ जाएगा, पावर -1 है तो -1 लिख देंगे। और बताइए सेकंड किसका माप है, कहिएगा समय का, और ये भी बट्टा में है, देखिए यहाँ पे बट्टा में है, तो ये भी -2 होगा, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, यानी कि एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, यानी कि सी में मैंने सेट किया था, यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, तो ये आपका सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आपने सी किए होंगे तो आपका सही होगा। आगे क्वेश्चन है, कह रहा कि सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, स्वर्ण यौगिक होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वर्ण यौगिक आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आप देखिए यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा ऑक्सीजन। क्या पाया जाएगा, ऑक्सीजन आपको पाया जाएगा। कह रहा कि परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। आमीटर से क्या मापते हैं, धारा मापते हैं। ठीक है, आमीटर से क्या मापेंगे, धारा। अगर प्राकृतिक रबड़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आपको सही है, ये आपको बताना है। तो कह रहा कि यह एक कृत्रिम बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है, ये सही आपका उत्तर है। बी, अच्छा, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होता है। अच्छा हाँ, प्राकृतिक होगा, यहाँ पे प्राकृतिक आपका राइट आंसर होगा, कृत्रिम नहीं, प्राकृतिक होगा इसका सही उत्तर। ठीक है, कह किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। रासायनिक गुण आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या करता है तय। कौन करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या करता है, यही मेन भूमिका निभाता है। कह पदार्थ के केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, पदार्थ के केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में आपको डीएनए पाया जाता है। अब सुनिए, डीएनए जब कहेगा, आपको डीएनए ऑप्शन नहीं देगा तो प्रोटीन आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि पदार्थ के जो केंद्रक होता है उसमें डीएनए और प्रोटीन दोनों होता है, ज्यादा मात्रा में डीएनए होता है और कम मात्रा में प्रोटीन होता है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, डीएनए होगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। ताप बढ़ेगा तो ये घटता है। ध्यान से सुनिए बात, मेरा ध्यान से गौर कीजिएगा। हमारे घर में सोलर पैनल होता है, कहिए हाँ सर होता है। सोलर पैनल आप सभी ने देखा होगा। अच्छा, सोलर पैनल पे सिलिकॉन का पपड़ी होता है, किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। आप चाहते तो मजबूती के लिए आप एल्युमिनियम लगा लेते, आप लोहा लगा लेते, लेकिन सिलिकॉन क्यों कंपनी बनाता है, क्योंकि जब लोहा लगा लेते, आप धातु लगा लेते तो गर्म होता तो उसका चालकता घटता, प्रतिरोध बढ़ता, यानी प्रतिरोध जब बढ़ेगा तो धारा का मान कम हो जाता। अब इसलिए सिलिकॉन, देखिए ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक क्या है, अर्धचालक है, और अर्धचालक जब उसमें लगाइएगा तो अर्धचालक एक स्पेशल गुण होता है, जैसे ताप बढ़ाइएगा उसका प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ेगा, और इसी कारण जितना धूप होता है उतना बैटरी चार्ज होता है, प्रतिरोध घटता है। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। इसीलिए सोलर पैनल में सिलिकॉन करते हैं यूज, और वो क्या होता है, अर्धचालक होता है। ब्लू कलर के आपको पट्टी दिखता होगा, वो क्या होता है, आपको सिलिकॉन होता है। तो ये सही आपका उत्तर होगा। आगे कह रहा कि हाइड्रोजन को जलाने पे क्या मिलेगा। हाइड्रोजन है, जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या मिल जाएगा मेरे भाई, आप कहिएगा पानी मिलेगा। तो यहां पे क्या होगा, पानी आपका राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है कि ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क के संवेदन
कितने समय तक रहता है मस्तिष्क में संवेदन? 1/10 सेकेंड आपका राइट आंसर होगा। 1/10 सेकेंड। मैं एक और दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं, ये बात भी नोट कर लीजिएगा। कान तक कहेगा ना कि कान पे, यानी कि ध्वनि का प्रभाव कान तक पूछा है कि कान तक, यानी कान से सुनते हो तो मस्तिष्क ही जाता है। मैं आपको बोल रहा हूं, मेरा साउंड आप पहचान रहे हो, तो आपका मस्तिष्क काम कर रहा है ना कि आपका कान काम कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि कान तक जो ध्वनि का रहता है, जैसे इको होता है, 1/10 सेकेंड से कम में आएगा तो आपको साउंड समझ नहीं आएगा। तो कान तक तो 1/10 हो गया। आंख पे कहेगा तो 1/16 सेकेंड कहेगा। प्रकाश का जो आप चीजें देखते हो और उसका हमारे आंखों पे प्रभाव रहता है कितना, तो 1/16 सेकेंड कहिएगा। आप 1/16 सेकेंड से ज्यादा यदि कोई बॉल को बुझा दिया तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे मेरे पास सामने ट्यूबलाइट जल रहा है, ये ट्यूबलाइट जल रहा है तो आप 1 सेकेंड के अंदर में बहुत बार बुझता है और ऑफ होता है, ऑन होता है, यानी जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, इस प्रकार होता है। 1/16 सेकेंड से जल्दी करता है, इसीलिए पता नहीं चलता। 1/16 सेकेंड से कम टाइम ले लेगा तब पता चलेगा कि बॉल बुझ गया, जल गया, बुझ गया, जल गया। इस प्रकार नहीं होता 1/16। एक और चीजें बता देते हैं। जब आपको बर्फ पानी में तैर रहा होता है तो कहते हैं कि उसका कितना भाग ऊपर रहता है, 1/10 भाग। उसका भी आंसर आप कर लीजिएगा। 1/10 भाग बर्फ का, पानी में जब बर्फ डाल दीजिएगा तो उसका कितना हिस्सा ऊपर रहता है, तो 1/10 रहता है, यानी 9 भाग पानी में रहता है, 1 भाग ऊपर रहता है। यह भी रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे क्वेश्चन है, करा कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आइरिस के द्वारा होता है। आइरिस के द्वारा होता है। रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, यह आपको पता होगा। कॉर्निया को दान दिया जाता है, यानी कि आंख के कौन से भाग को दान दिया जाता है? कॉर्निया को दान दिया जाता है। याद कैसे होगा? शादी में क्या होता है? कन्या दान होता है। तो आंख का कौन सा दान होगा? कॉर्निया। कॉर्निया को कन्या से रिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है और आइरिस क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं प्रकाश को। ठीक है, आगे क्वेश्चन कर लीजिए। करा एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन क्या है? एक पौधे पर पुष्पन होना है तो उसके लिए कह रहा है कि उसमें पुष्प लगेगा तो उसके लिए हार्मोन कौन सा होगा? ये होगा फ्लोरोजिन। कौन हार्मोन होगा? फ्लोरोजिन आपको हार्मोन होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव करता है? मादा जनन अंग को कौन सा करता है? तो देखिए, मादा के लिए है तो एस्ट्रोजन भी है, प्रोजेस्टेरोन भी है और रिलैक्सिन भी है, यानी कि ये आपका उपरयुक्त में से सभी इसका उत्तर होगा। कर एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन क्या किया जाता है? एनाटॉमी में क्या होगा? कोई जानवर हो गया, मानव हो गया या पेड़ पौधा होगा, उसके आंतरिक संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये जानवर एवं पौधों की संरचना के बारे में हम अध्ययन करते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। करा कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? नाभिक के छोड़ के और किस में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, करा कि मादा जनन तंत्र किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? करा मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो यहां पे सही उत्तर आपका क्या होगा? पिंड वाहिनी नलिका। क्या होगा? पिंड वाहिनी नलिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे कर लीजिए क्वेश्चन। करा कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? रतौंधी आप मारते, लेकिन रतौंधी नहीं दिया है। रतौंधी आपका आंसर ऑप्शन में नहीं है। तो जेरोप्थैल्मिया आंख से होने वाला बीमारी है और ये जेरोप्थैल्मिया ही इसका राइट आंसर होगा। करा निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का पाचन का अंतिम उत्पाद है? मेरे भाई समझिए, कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला जो होता है C6H12O6 होता है। इसमें कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो आपसे पूछा जाए तो 1:2:1 होता है। इसको आप क्या कह सकते हैं? आप कह दीजिएगा एक क्विक एनर्जी स्रोत होता है। ये कहिएगा क्विक एनर्जी सोर्स होता है, एनर्जी सोर्स होता है, ये भी आप कहिएगा कार्बोहाइड्रेट का। अच्छा, इसका क्या करा कि पाचन के अंतिम उत्पाद क्या हो सकता है? तो यहाँ पे ग्लूकोज इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ग्लूकोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, करा कि विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक क्या होगा?
विद्युत धारिता जो होता है इसको फैराड में मापते हैं। विद्युत धारिता को क्या करते हैं, फैराड में मापते हैं। वोल्ट में किसको, विभवांतर को मापेंगे, विभवांतर को वोल्ट में मापेंगे। कूलम में किसको, आवेश को मापेंगे, आवेश को मापेंगे। और एम्पियर में किसको मापेंगे भाई, धारा को मापेंगे। तो ये इसका राइट आंसर होगा। कह रहा कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है, एक पायस का उदाहरण है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, वो प्यारा सा क्वेश्चन होगा। दूध से संबंधित एक ऑपरेशन का नाम बताइएगा। दूध से संबंधित एक ऑपरेशन का नाम बताइएगा। और आपको ज्यादा आता होगा मेरे भाई तो आप इसके फादर का भी नाम बता दीजिएगा कि इसके फादर्स का नाम क्या है। आप कमेंट में डालिएगा और इस कमेंट के लिए आपको जरूर कुछ ना कुछ इनाम मिलेगा समर्पण क्लासेस एंड लाइब्रेरी की तरफ से। तो इस दोनों का आंसर आपको कमेंट में जरूर डालना है। मैं आपको बुलाऊंगा और फिर जब आप आएंगे मेरे पास तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। जल में जो है वायु का बुलबुला जो होता है ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। देखने में उत्तल जैसा होता है लेकिन अवतल लेंस की तरफ व्यवहार आपको करता है, ठीक है। आगे करा निम्नलिखित में से जो है करा कि निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ये कहाँ पे होगा, कहाँ पे संचित ज्यादा रहता है, तो ये रहता है आपको लीवर में, यकृत में रहता है। कहाँ पे रहेगा, यकृत में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है करा कि लार का पीएच मान कितना होता है। लार का पीएच मान होता है 6.5। लार का पीएच मान कितना होता है, 6.5। और आप कमेंट एक और क्वेश्चन कीजिएगा कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होगा। और पीएच स्केल का जो खोज किया था वो कौन वैज्ञानिक किया था, यह भी आप बताइएगा। यदि बिहार पुलिस का आप तैयारी कर रहे हैं, आपको ये आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे क्वेश्चन है ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारतव्य। तारतव्य जिसको इंग्लिश में पिच कहते हैं, तारतव्य जिसको इंग्लिश में पिच कहते हैं। कह कि वो पिच जो निर्भर करता है किस पे निर्भर करता है, तो ये आपको करता है पिच करेगा आवृत्ति पर निर्भर। पिच क्या करेगा, आवृत्ति पर। ध्वनि की जो माने तारतव्य है, पिच है, वो आवृत्ति पे निर्भर करता है। और जो उसका तीव्रता होगा, तीव्रता जो होगा ध्वनि की तीव्रता, वो आयाम पे निर्भर करता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये आपका सही उत्तर होगा। कह कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कह रहा है किसके द्वारा, किस वर्ष किया गया था, तो ये होगा 2010 में। सही उत्तर क्या होगा, 2010 होगा। कह रहा कि बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है। बैलगाड़ी जो है वो किसकी कृति है, तो इसका होगा अबुल हसन की ये कृति है। कौन, किसकी कृति है, अबुल हसन की कृति है, ठीक है। करा कि निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी क्या है। क्रोएशिया का जो राजधानी होगा वो जगरेब होगा। क्या होगा, जगरेब इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। नीरज चोपड़ा जो आपको अभी देखे होंगे, अब ट्रेंड में होंगे, एक अपना प्रचार भी चलाते हैं। ये आपको भाला फेंकने से संबंधित है, ये भाला फेंकते हैं, ठीक है। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1974 ईस्वी में। कब हुआ था, 1974 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। करा कि वीरभूमि किसका समाधि स्थल है, तो ये वीरभूमि है राजीव गांधी की। वीरभूमि किसका है, राजीव गांधी की समाधि स्थल आपको है। अब ध्यान से सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे बच्चा जो तंग किया है वो ही है। यहाँ पे पुलित्जर प्राइज नहीं दिया है, ये प्रित्जर दिया है। ये वास्तुकला से है संबंधित, यानी वास्तुकला से है संबंधित, यानी वास्तुकार जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं उसके लिए। और ये भी कहाँ दिया जाता है, यूएसए के द्वारा। यूएसए में ये मतलब किया गया है। इसको कंफ्यूज आप सब बच्चे ज्यादातर किए हैं पुलित्जर प्राइज से, यानी कि वो पुलित्जर ऐसे होता है, पुलित, आपको पुलित्जर ऐसे लिखा जाएगा, पुलित्जर। पुलित्जर प्राइज आपको पत्रकारिता से होगा, पत्रकारिता से ये संबंधित होगा। लेकिन सभी बच्चे पत्रकारिता मारे हैं, ये होगा आपको वास्तुकाल, वास्तुकला से संबंधित होगा, वास्तुकला से। आगे कह रहा है कि इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था। कौन सा था समाचार पत्र, ये आपको बताइए। तो यहाँ पे था द हिंदू,
द हिंदू था इसका राइट आंसर। क्या था? द हिंदू इसका राइट आंसर था। ठीक है। कह रहा कि गिद्ध संरक्षण परियोजना को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो गिद्ध संरक्षण जो परियोजना था ये किया गया था 2006 ईस्वी में। कब किया गया था? 2006 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। और मेरा एक प्यारा सा क्वेश्चन, ये आपको मेरे तरफ से चैलेंज है कि आप बताइए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? मेरे तरफ से आपका चैलेंज है, यदि आप सच्चे दिल से बिहार पुलिस के परीक्षा की तैयारी किए हुए हैं तो इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे। और साथ में आपको ज़्यादा जानकारी होगा तो ये भी बताएंगे कि ये किनके भारत में आने के लिए मनाया जाता है और वो कहाँ से आए थे, कौन आए थे भारत में उस डेट को कि ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, और वो कहाँ से आए थे ये भी आपको बताना होगा। ठीक है। कब आए थे ये भी बता दीजिएगा यदि आपको ज़्यादा नॉलेज होगा। ठीक है। आपको नाम मैं ले लूंगा, हाईलाइट कर दूंगा आपको। निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक में से आपको सही मिलान करना है। अगर लीडर्स देखिए, सही मिलान करना है, मन में सुमेलित नहीं है ये बताना है, सही मिलान है कि कौन गलत है ये बताना है। लीडर्स जो पुस्तक था उसको रिचर्ड्स निक्सन ने लिखा था, ये बात सही है। अच्छा, गांधी एवं स्टॉलिन ने एक माने किताब जो लिखे थे वो लुइस फिशर ने लिखे थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। इन सर्च ऑफ गांधी ये लिखे थे रिचर्ड्स एटनबरो। और वार एंड पीस ये जो लिखे थे ये टॉल्स्टॉय ने लिखे थे। टॉल्स्टॉय ने आपने ये किताब लिखे थे, ये ऑल्स्टॉय नहीं होगा, यहाँ पे टॉल्स्टॉय होगा, तो ये आपका आंसर गलत है। यानी कि सब आपका सही मिलान है, ये ओला आपका गलत मिलान था। आते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे। करा कि वायुसेना के दक्षिण पश्चिम कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? ये गांधीनगर गुजरात में है। गांधीनगर गुजरात का क्या है? राजधानी है। अच्छा, अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अन्नपूर्णा योजना की जो शुरुआत किया गया था ये 2000 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 2000 ईस्वी में किया गया था अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत। अब मैं आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा। ये टेस्ट यदि आपको अच्छा लगा है, अब टेस्ट देने के बाद आप कुछ नए चीज सीखे हैं, तो अगले बार फिर हम टेस्ट का आयोजन करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी पे मैं नोटिफिकेशन आपको दूंगा। इसी पे मैं बताऊंगा कब टेस्ट होगा, कितने नंबर का टेस्ट होगा, क्या मेरा शेड्यूल रहेगा, क्या मैं ऑफर है मेरा, ये सब आपको बता देंगे। ये समर्पण कंपटीशन ज्ञान या समर्पण क्लासेस नोखा मारिएगा तो ये आएगा, ये प्रकार के लोगो होगा, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो रखते हैं आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।